इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार। दोस्तों, वक्त हो गया है कार्यक्रम स्वास्थ्यवाणी का, जिसमें करते हैं हम आपके स्वास्थ्य संबंधी बातें। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे परिवार नियोजन पे। दोस्तों, जनसंख्या किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। बढ़ती जनसंख्या से कई समस्याएं भी बढ़ रही है। जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत कई उपायों की शुरुआत की है। ये उपाय महिलाओं को अनचाहे गर्भ से बचने और 2 बच्चों में अंतर रखने में मदद करती है। सरकार ने कुछ समय पहले मिशन परिवार विकास की भी पहल की है। इसका प्रमुख लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, गर्भ निरोधकों तक पहुंच में सुधार करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन सेवाओं को बेहतर बनाना। मिशन परिवार विकास का मुख्य उद्देश्य 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक नीचे लाना है। परिवार नियोजन के कई फायदे हैं। इससे महिलाएं सशक्त हो रही है, घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में अपना योगदान दे रही है। स्वस्थ और खुशहाल परिवार की ओर परिवार नियोजन एक सार्थक कदम है। तो आइए बात करते हैं आज इस विषय में। तो हमारे साथ जुड़ेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर वाई.के. शर्मा, जो कि है सर्जिकल स्पेशलिस्ट, जिला चिकित्सालय दुर्ग। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जनसंख्या नियंत्रण, जिस पे हम बात करने वाले हैं, जनसंख्या नियंत्रण और फैमिली प्लानिंग का क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी देश की प्रगति के लिए जनसंख्या, उस देश की जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ पर सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या से जूझता है वो देश। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं रहता जो एक्सपेक्ट करते हैं, और इसी के लिए, इसके कारण से देश की जनसंख्या बहुत अधिक होने पर राष्ट्रीय आय से होने वाली जो राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी सुविधाओं को पूरा करने में, सुधार करने में ही खर्च हो जाता है। और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी प्रदेश एवं देश के लिए। जी सर, जैसा कि अभी आपने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताया, तो आज के समय में उपलब्ध सबसे प्रभावी फैमिली प्लानिंग के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? आज की स्थिति में परिवार को नियोजित करने के 2 तरीके हैं। एक अस्थायी तरीका, दूसरा स्थायी तरीका। अस्थायी तरीके का उपयोग हम शादी के तुरंत बाद, शादी और पहले बच्चे के अंतराल को बनाए रखने के लिए, दूसरा पहला बच्चा हो गया तो पहले और दूसरे बच्चे के बीच में एक निश्चित अंतर बनाए रखने के लिए हम अस्थायी साधनों का उपयोग करते हैं। इन अस्थायी साधनों में कंडोम, खाने की गोली, छाया टेबलेट, अंतरा इंजेक्शन और कॉपर टी। कॉपर टी भी 2 प्रकार की है। एक कॉपर टी 375 जो कि 5 साल तक प्रभावी रहती है, और कॉपर टी 380 जो 10 साल तक के प्रभावी रहती है। और ये अस्थायी साधन हो गए जब हमको विवाह के तुरंत बाद बच्चा नहीं चाहिए, और जब हमको पहले बच्चे के बाद पहले और दूसरे के बीच में अंतराल चाहिए, उस समय हम इन साधनों का उपयोग कर सकते हैं। और जब हमने अपना परिवार पूर्ण कर लिया, जैसे पहला बच्चा हुआ, अंतराल 3 साल, कम से कम 3 साल के अंतराल के बाद दूसरा बच्चा हुआ, अब हमको बच्चा नहीं चाहिए, तब हम स्थायी साधन के बारे में सोचते हैं। और स्थायी साधन में 2 प्रकार के 2 तकनीक है। एक महिलाओं के लिए महिला नसबंदी और पुरुषों के लिए पुरुष नसबंदी। ये दोनों स्थायी साधन है जिससे हम स्थायी रूप से परिवार को सीमित कर सकते हैं। जी सर, अभी आपने फैमिली प्लानिंग के तरीके के बारे में बताया, तो सर, शिक्षा का फैमिली प्लानिंग और जनसंख्या नियंत्रण में क्या योगदान हो सकता है? शिक्षा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में अशिक्षित लोग रहते थे जिनको कोई जानकारी नहीं रहती थी, वो न परिवार नियोजन के साधनों को जानते थे। उनको जब बताने जाओ तो वो समझ में बहुत जल्दी नहीं आती थी। आज आदमी, शिक्षा का ये महत्व है कि आदमी उसको शुरू से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि परिवार, नियोजित परिवार क्या है,
और नियोजित परिवार के फायदे क्या हैं, जो उसको समझ में आता है कि एक नियोजित परिवार में पति पत्नी और बच्चे का शारीरिक विकास शिक्षा के माध्यम से बता सकते हैं हम कि अगर नियोजित परिवार रहेगा तो पति पत्नी अपने दोनों बच्चों को अधिक से अधिक प्यार दे सकते हैं, बहुत अच्छे से उनकी देख रेख कर सकते हैं, उनकी शिक्षा के संबंध में उनके स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और स्वाभाविक तौर पर अगर परिवार बहुत अच्छे से प्रगति करेगा तो समाज भी उसके बराबर उसी के साथ साथ प्रगति में आएगा और हम इस प्रकार से अपने देश की भी प्रगति में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी कर सकते हैं। सर, समाज में अक्सर देखा जाता है कि फैमिली प्लानिंग से जुड़े बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इन भ्रांतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम मैडम प्रचार प्रसार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से हो। इसके लिए हमारे पास जो जमीनी कार्यकर्ता के रूप में मितानिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ANM सभी लोग हैं, वो अगर अपने स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे, सेक्टर लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे एक बहुत बढ़िया से मीटिंग करके और सबको इस संबंध में अगर बताने लगे, क्योंकि मेन जो इसमें समस्या जाती है कि अंतिम हितग्राही तक के, अंतिम व्यक्ति तक के वो चीजें पहुंच नहीं पाती। कोई भी साधन के जैसे साधन की जानकारी है, अस्थायी है, स्थायी, उसके फायदे, उसके नुकसान, इस संबंध में कोई भी जानकारी अंतिम स्तर तक, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाती कि कब उनको कौन सा साधन अपनाना चाहिए, कब उनके लिए कौन सा साधन जरूरी है। तो ये जब तक प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हम अभी भी हो रहा है, अभी भी प्रचार प्रसार प्रिंट मीडिया से हमारी गाड़ियां भी चल रही हैं, पोस्टर बैनर के माध्यम से भी हो रहा है, तो अगर इसको थोड़ा सा और गति प्रदान करें तो बेहतर इसमें काम हो पाएगा। मेरा अगला सवाल है कि फैमिली प्लानिंग के प्रतिरोध को दूर करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती है? इसके प्रतिरोध को दूर करने के लिए हम एक तो जैसा अभी मैंने बताया IEC बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, शासन की तरफ से इसके संबंध में जो स्वीकार करता हितग्राही है उसको विभिन्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि के रूप में, प्रोत्साहन राशि के रूप में भी कुछ राशियां दी जाती है, ताकि वो किसी ने सर्जरी ऑपरेशन कराया तो उसको 7 दिन 10 दिन आराम की जरूरत है, तो उसके लिए शासन उनको क्षतिपूर्ति राशि के रूप में पुरुष नसबंदी में 3,000 देती है। महिला नसबंदी अगर ठीक प्रसव पश्चात हो रहा है तो उसमें भी 3,000 रुपए का प्रावधान है। बाद में अगर महिला नसबंदी कराती है, प्रसव के बाद में भी कराती है, तो उसके लिए 2,000 रुपए का प्रावधान है। इसमें शासन ने प्रोत्साहन कर्ता को भी इसमें कुछ राशि का प्रावधान है। महिला नसबंदी के लिए अगर कोई प्रोत्साहित करता है, चाहे वो मितानिन हो, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को छोड़कर कोई भी अगर प्रोत्साहित करता है, इवन अगर जो हितग्राही स्वयं है स्वीकार करता, वो अपने तरफ से अगर लोगों को समझाइश दे के, काउंसलिंग करके और तैयार करके लाता है, तो उनको भी इस प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। तो पुरुष नसबंदी में 400 रुपए का प्रावधान है, महिला नसबंदी में 200 का है और प्रसव पश्चात नसबंदी में भी 400 रुपए का प्रावधान है। और इसके अलावा जैसे अभी शासन ने शुरू किया नई पहल किट, नव दंपत्ति को नई पहल किट मितानिन के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें मेकअप बॉक्स के अंदर निश्चय किट, कंडोम, फोलिक एसिड और आयरन फोलिक एसिड, चूड़ी, बिंदी, ये सब दिया जाता है। तो एक प्रकार से वो एक संदेश है कि भाई आपको हम जो किट दे रहे हैं उससे आपको आगे भी आपस में पति पत्नी चर्चा करके और अपने परिवार को कब बढ़ाना, कब नहीं बढ़ाना, कब नियोजित करना, ये सब धीरे धीरे वो वहीं से उसको एक प्रकार का मोटिवेशन है। इसी प्रकार से सास बहू सम्मेलन का भी आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जाता है विकास खंड में, जहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनको इस संबंध में सास को भी कि अपनी बहू को कैसे, उसको क्या शिक्षा देनी, कब परिवार नियोजन के बारे में समझाना, उसको गर्भवती हो रही है तो उसके संबंध में समझाना, क्या क्या सावधानी रखना, कब टीका लगना, क्या करना, तो इस टाइप की चीजें सब उसमें है। एक और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पुरुष अपनी नसबंदी कराता है उसके लिए मोर मितान मोर संगवारी, अगर हम ऐसे पुरुष नसबंदी स्वीकारकर्ता को हर गांव लेवल पे या उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चिन्हित करने, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन और आंगनवाड़ी वर्कर के साथ जाके वहाँ पे खुद बताया कि भाई मेरी नसबंदी हुई है और देखिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई कमजोरी नहीं आ रही है और मैं बिल्कुल अपने काम पे भी बिल्कुल
2 दिन बाद अपने काम पे आ गया, मुझको आराम की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई जटिलता भी नहीं आई। तो जब वो स्वयं वहाँ पे जाके अगर प्रचार प्रसार करेगा तो इससे और ज्यादा प्रभावी आईसी, इसका सबसे ज्यादा प्रभावी आईसी होगा। उसी प्रकार से एक है अंतर विभागीय समन्वय भी होना चाहिए। अंतर विभागीय समन्वय में अगर स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता या डॉक्टर या सेक्टर ऑफिसर वहाँ पर जो मीटिंग होती पंचायत सचिवों की या सरपंचों की, उस मीटिंग में जाकर वो अपने स्वास्थ्य विभाग की समस्त जानकारियों से उनको अवगत कराएं, तो वो भी एक प्रोत्साहन का बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। जनप्रतिनिधियों से इस प्रकार के जो छोटे मोटे जो सम्मेलन होते हैं या कहीं पे आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें जनप्रतिनिधियों का भी अगर आप आमंत्रित करते हैं उनको कि भाई हमारे इस कार्यक्रम में आपकी, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो होते हैं जिनसे जनता सीधे जुड़ी हुई रहती है, और वो भी अगर थोड़े से अपनी सहभागिता इसमें करेंगे तो शायद ज्यादा प्रभावी होगा ये। और एक महत्वपूर्ण है, जब बच्चा जो माँ और पिताजी है उनको ये सुनिश्चित होना चाहिए, वो निश्चिंत होना चाहिए कि मैंने 2 बच्चे पैदा कर लिए, अब ये 2 बच्चे मेरे सुरक्षित है कि नहीं। तो इसके लिए हर बच्चे का प्रॉपर समय पर शेड्यूल के हिसाब से पूरा टीकाकरण होना, और जो भी उसको राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंदर, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंदर जो लाभ है, जो वर्म्स के में इन्फेस्टेशन के लिए जो हम गोली देते हैं, वो सब अगर उनको सब तरफ से अगर हम सुरक्षित कर लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पे माता पिता निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई मेरा बच्चा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, और वो सहर्ष हमारी इस परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए तैयार होगा। जी सर, अभी जैसा आपने पुरुष नसबंदी के बारे में बात किया, तो सर पुरुष नसबंदी को लेकर आज भी जागरूकता में कमी देखी जाती है और कई सारी भ्रांतियां हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? इसके लिए भी जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है काउंसलिंग, चाहे वो काउंसलिंग गांव स्तर पे हो, बैठकों के माध्यम से हो, चाहे वो सेक्टर स्तर पे हो, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, और उसमें यही हमको बताना पड़ेगा कि पुरुष नसबंदी आज की तारीख, आज के वर्तमान समय में सबसे सहज, सरल और मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक है, जिसमें हम सिर्फ अंडकोश में एक छेद करते हैं और वहां से दोनों नसों को निकाल के बांध के काट के उसको वापस कर देते हैं। सबसे सुरक्षित विधि है, इसमें ना कोई कॉम्प्लिकेशन है और न ही आदमी को अधिक समय तक आराम की आवश्यकता पड़ती है। जिसका पुरुष नसबंदी होता है वो 48 घंटे बाद अपने काम में लौट सकता है। सिर्फ उसको ये सावधानी हम बताते हैं कि भैया तुम हफ्ते 10 दिन साइकिल मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे, और बाकी सारा रूटीन उसका सामान्य, ना तो हम उसको भर्ती करते हैं, सिर्फ ऑपरेशन बाद आधे घंटे बाद अपने घर जा सकता है। तो ये, और अगर इससे सभी की भागीदारी आवश्यक है अवेयरनेस के लिए, जी सर, तो शायद बेहतर परिणाम होंगे। सर, सरकार ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में फैमिली प्लानिंग सेवाओं तक पहुंच कैसे सुनिश्चित करती है? अभी के समय में जो स्पेसिंग मेथड है उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स लगते हैं, जो मटेरियल्स लगते हैं, वो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक के उपलब्ध हैं। जैसा मैंने अभी आप लोगों से बताया कि भाई जो स्पेसिंग मेथड है, जिसमें अपन कंडोम, खाने की गोली, ये 2 तो मितानिन के पास भी उपलब्ध रहती है, छाया टेबलेट, जहाँ तक अंतरा इंजेक्शन की बात कर रहा था मैं, जो हर 3 महीने में एक बार लगती है, और वो इंजेक्टेबल जो अंतरा भी हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक के लग रहा है। और इसको आगे भी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में जाना जाता था, उन जगहों पे भी जो CHO है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हमारी, उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, और बहुत जल्दी ये उस स्तर तक भी ये सुविधा पहुंच जाएगी। जहाँ तक नसबंदी की बात है, तो महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी के लिए अभी तक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर, जहाँ पर महिला नसबंदी के लिए खासकर, जहाँ पर सारी सुविधाएं हो, जहाँ पर डॉक्टर हो, जहाँ पर और भी बाकी ऑपरेशन के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं, उपकरण है जो आवश्यक, वो उपलब्ध हो, वहाँ पे महिला नसबंदी कर सकते हैं। और पुरुष नसबंदी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इवन मैं तो सोचता हूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी हम कर सकते हैं। सर, अभी हमने फैमिली प्लानिंग के साधन के बारे में बात की, तो अगर कोई फैमिली प्लानिंग का साधन अपनाता है तो इसमें क्या कोई साइड इफेक्ट्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं? खाने की गोली है या अंतरा इंजेक्शन है या छाया गोली है, इसके खाने से किसी महिला को हल्के से मितली आना या सिर दर्द होना या सुस्ती लगना, बहुत ये छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, और ये 1-2 महीने में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको उनको समझाइश भी देना होगा कि भाई ये साधन आप अपना रहे हो, इसमें छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
दूसरी चीज, इसमें जो भी हम साधन अपना रहा कोई हितग्राही, उसका फॉलो अप सबसे महत्वपूर्ण है। इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है तो वो है समय पे अनुसरण, स्वीकारकर्ता का समय समय पर अनुसरण करना। अगर हम ये करेंगे, खाने की गोली ले रही है कोई, तो एक तो हमको ये देखना पड़ेगा नियमित रूप से गोली ले रही कि नहीं ले रही, मिस तो नहीं कर रही है वो। अगर 3-4 गोली मिस हो गई, फिर बोलेंगे हम तो गोली खा रहे थे, हमको बच्चा कैसे फिर हो गया, गर्भ कैसे ठहर गया, तो उसको हमको समझाना है कि आपको गोली मिस नहीं करना है। उसी प्रकार से कंडोम का भी उपयोग है, वो आपको नियमित रूप से करना होगा। अगर आप चूकेंगे तो आप बताइएगा, हम अगर वो चूकते हैं तो उसके लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रावधान है। ये भी एक प्रकार की परिवार नियोजन की एक विधि है, जो अगर कोई इस प्रकार से चूक होने पे उसको 72 घंटे के अंदर वो टेबलेट देने पर उसका मेंसेस नियमित हो जाता है। लेकिन इसी के लिए मैंने कहा जैसे कि उसका नियमित रूप से फॉलोअप आवश्यक है, कि उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। पता चला कि उसको उल्टी हुई, 2 बार चक्कर आया, उसने गोली खाना बंद कर दिया, यहीं पे उसको मितानिन या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से समझाइश की आवश्यकता होती है। तो ये समझाइश जरूरी। उसी प्रकार से कॉपर टी लगने के बाद किसी को कमर दर्द हो रहा है, किसी को ब्लीडिंग हो रही ज्यादा, या और कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी कॉपर टी के लिए भी निर्धारित है कि हर महीना कॉपर टी लगने के बाद हर महीना भले वो टेलीफोनिक फॉलोअप कर रही है, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल के माध्यम से भी नियमित रूप से वो समय देकर थोड़ा सा समय निकाल के फॉलोअप कर सकते हैं। तो उससे ये तो पता लग जाएगा हमारा अमुक हितग्राही है, उसको ये तकलीफ हो रही है, तो उसको चिकित्सक से दिखाने की आवश्यकता है या काउंसलिंग से ठीक हो जाएगी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। उसी प्रकार से नसबंदी के बाद किसी को कोई समस्या आई, इवन पुरुष नसबंदी के बाद किसी को एकाध बूंद ब्लड आ गया या सूजन आ गया, तो अगर वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनिवार्य रूप से अगर समय पर फॉलोअप करे, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि कोई इसको स्वीकार करने में हिचकेगा। तो ये अति आवश्यक है। ये भी इसका भी समावेश अगर हो तो ये कार्यक्रम प्रगति करेगा। सर, एक शब्द अक्सर सुनाई देता है पॉपुलेशन फोर्टनाइट, या जिसे जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा कहा जाता है। सर, ये क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा ये हर माह की, ये हर वर्ष की 27 जून से लेके 24 जुलाई तक ये चलता है। और इसके पहले भी एक 15 दिन का प्रारंभिक चरण जिसको हम कहते हैं 1 से 20 जून तक, इसमें हम पूरा सर्विलेंस और ये तय करते हैं कि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में टोटल दंपत्ति कितनी है 15 से 49 वर्ष की, और इस दंपत्ति में कितने लोग हमारे विभिन्न उपायों से सुरक्षित हैं और कितने असुरक्षित हैं। तो जो असुरक्षित है वही हमारा इस वर्ष का लक्ष्य हो जाता है। उसमें भी हमको देखना पड़ता है कि इस जो दंपत्ति का जो दिख रहा है हमको संख्या, उसमें हमको कितने लोगों को किस साधन के लिए प्रेरित करना होगा, किसको अस्थायी साधन के लिए और किसको स्थायी साधन के लिए। तो ये कार्यक्रम उस समय 20 जून तक का समय है, उसमें हम विभिन्न प्रकार से दौरे करके एक लिस्टिंग कर लेते हैं कि हमको हमारा आने वाले समय में इस वर्ष का या इस फोर्टनाइट का लक्ष्य क्या होगा। उसके बाद 27 जून से 10 जुलाई तक के हम विभिन्न हमारी जो संस्थाएं हैं वहाँ पे बराबर पूरी लॉजिस्टिक है कि नहीं, और इन सब साधनों का प्रचार प्रसार करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इसको अपनाएं। और इस 15 दिन के बाद 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक के स्थिरीकरण पखवाड़ा, ये इसमें हम एक्चुअली उन हितग्राहियों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जिस किसी को कॉपर टी लगना है तो उसका भी कैंप करके नसबंदी करनी है तो उसका फिक्स डे सर्विसेज अभी हमारे जिले में 10 जगहों पर नसबंदी फिक्स डे सर्विस के रूप में हो रही है इस जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा में। और इसके अलावा हर पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हमारे पास बाकी लॉजिस्टिक जो अंतरा और कॉपर टी, छाया टेबलेट ये उपलब्ध हो जाता है। उसके माध्यम से उसको भी हम कैम्प करके हमने चिन्हित कर लिया है कि किसको हमको छाया खिलाना है, किसको ओरल पिल देनी, किसको कंडोम देना है और किसको हमको स्थायी विधि के लिए प्रेरित करना है। तो इस फिर 15 दिन में हम वो चिन्हित लोगों को जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हम करते हैं उस सेंटर तक ला के उसका हितग्राही बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज के हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा हमें हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पे बताइए। और आज के कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमारे संपर्क नंबर में पूछ सकते हैं। तो ख्याल रखें आप अपना और अपनों का,
और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है।